नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम, सुप्रभात। आज 30 जुलाई की जो माधव निदान का क्लास है यह प्रारंभ हो चुका है। तो हम लोग आज वात व्याधि निदान इसके तहत मांस मेदोगत वात के लक्षण देखेंगे, जो अभी हम लोग पढ़ के फिर डिस्कस भी करेंगे। तो आप लोग ना ये पढ़िए और सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए। आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहे मांस मेदोगत वात के लक्षण 17 नंबर का श्लोक है। इसमें बता रहे हैं कि गुरुवंगम तुद्यते अत्यर्थम दंड मुष्टि हतम यथा सरुक्षमित्यर्थम मांस मेदोगते नीले। मतलब मांस और मेदा में कुपित वायु के प्राप्त हो जाने पे, अब ये मांस धातु और मेद धातु इसमें वायु प्रकुपित हो गया तो अंगों में भारीपन होगा, सुई चुभ होने की सी पीड़ा होगी और डंडों व घुसों के आहत होने की सी अत्यंत पीड़ा होती है। शरीर अत्यंत थका हुआ सा मालूम होता है, ऐसा सिम्टम्स आते हैं। और मतलब जिस तरह से डंडों से मार दिया या घूसों से मार दिया है वैसा पीड़ा होता है। टीकाकार क्या बोलते हैं कि मांस मेदोगत वात लक्षण महागुरु इत्यादि शमितम शांतम निस्सहम इत्यर्थः। मासो मेदोगत वायुरेकत लिंगत्वम अदुरांतरेण प्रत्यासत्तेराश्रयात भेदात एवं मज्जास्ति कुपितो अपि वाच्यम। मांस और मेदोगत दुष्टवात के लक्षण कहते हैं गुर्वित्यादि शमितम अत्यंत थका हुआ और सहनशीलता से रहित, ऐसा बिना थकावट के सहनशीलता से रहित और बहुत ज्यादा थकावट वाला, इस तरह से पेन होता है। गुर्वंगम ऐसा जब बोला है तो मांस मेदोगत वायु के लक्षण एक ही होते हैं, क्योंकि मांस और मेद एक दूसरे के बिल्कुल साथ ही रहते हैं। इसी प्रकार मज्जा और अस्थिगत वायु के भी लक्षण एक समान होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। मांस और मेद में वायु का प्रकोप होने से सारा शरीर भारी रहता है और सुइयां से चुभती रहती हैं और शरीर थककर चूर चूर हो जाता है, मानो किसी डंडे और मुक्के से पीट दिया गया हो, और सारे शरीर में अत्यंत पीड़ा होती है। अस्थि और मज्जा में अवस्थित प्रकोपित वायु के कारण अंगुली पर और हड्डियां टूटती हुई प्रतीत होती हैं। संधियों में अत्यंत शूल होता है, मांस और बल का नाश हो जाता है, अर्थात मनुष्य अत्यंत दुबला पतला और कमजोर पड़ जाता है। नींद नहीं आती और निरंतर पीड़ा बनी रहती है। सुश्रुत में कुछ और अधिक पाठ पाया जाता है। सुश्रुत में बोला है कि यथा कर्कशांस्तोद बहुलान ग्रंथिन मासम समाश्रितः वायुर्मेदोगतः कुर्यात् ग्रंथिन मंद रुजो व्रणान इति। तथा मतलब इसमें बोल रहे हैं कि कर्कश होता है बहुत ज्यादा, कर्कशता ग्रंथि मास समाश्रिता ग्रंथि हो जाती है, कर्कशता हो जाती है, तोद बहुलान सुई चुभोने की सी पीड़ा होती है। सुश्रुत संहिता में बोल रहे हैं वायुर्मेदोगतः कुर्यात् ग्रंथिन मंद रुजो व्रणान, मतलब ग्रंथि ग्रंथि हो जाती है, मेद की ग्रंथि हो जाती है, मंद रुजा और व्रण हो जाते हैं। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि अस्थि में रहता है तो क्या होता है, अस्थि वाले तो आगे आएगा तब वहां पे डिस्कस करेंगे। और ग्रंथों में क्या दिया है, एक मिनट रुकिए।
चरक संहिता में क्या बताया वो मैं अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट। चरक संहिता में बता रहे हैं कि गुरुवंगम तुद्यत्यर्थम दंड मुष्टिहतम यथा सब स्वस्थ मित्यर्थ मास में दो गते निले। तो इसमें जो है ना, स्वरूप श्रमित मत्यर्थम, मतलब बहुत ज्यादा पेन होता है, और श्रमित, यही सेम ही चीज चरक संहिता में बताया। अंग गौरव होता है, दंड या मुष्टि से आघात होने, मुक्के से मार दिया ऐसा वेदना होता है, शरीर में हलचल सशूल होती है, अंग मर्द और दौर्बल्य भी होता है। ये सब मास मेदोगत वात के लक्षण हैं। मासगत और मेदोगत, इसमें लक्षण सारदम्य होने से दोनों का लक्षण एक साथ ही उल्लेख किया जाता है। मासगत वात में वेदना अधिक होती है और मेदोगत वात में थकान और अंग गौरव अधिक रहता है, इतना ही दोनों में भेद है। चिकित्सा में बता रहे हैं कि इन दोनों में स्वेदन और वातानुकूलन चिकित्सा महत्वपूर्ण है। मासगत वात के लिए स्नेहन, स्वेदन और मृदु विरेचन किया जाता है। विषगर्भ तेल से संवाहन करने के बाद ताप से परिक्षय किया जाता है। औषधि द्रव्यों में कुपिलु और रौप्य अधिक उपयुक्त होते हैं। आम पाचकवटी, वात गजांकुश रस, दशमूलारिष्ट, त्रिफला गुग्गुल, ये कल्प भी उपयुक्त होते हैं। मेदोगत वायु में शिलाजित और गुग्गुल के कल्प अधिक उपयुक्त होते हैं। चंद्र प्रभावटी, त्रिफला गुग्गुल, दशमूलारिष्ट, ये मेदोगत वायु के लिए अत्यंत उपयुक्त महत्व के कल्प हैं, ऐसा इन्होंने बताया। अब मैं अनम्यूट करता हूँ। आप लोग बताइए, आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या? कंचन मैम, आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं? प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए। सर आते हैं सर ऐसे पेशेंट। जैसे आपने मासगत वायु जो बोला है वो तो कॉमनली दिखता ही है, और मेदोगत वायु वाला भी कॉमनली दिखता है। बस हमको इसे यहाँ पे मासगत वायु वाला जैसे कंप्लेंट करता है कि पूरे बॉडी में अंगमर्द हो रहा है। मतलब हम अगर पेशेंट को पूछते हैं ना तो आपका बॉडी पेन हो रहा है तो जॉइंट में पेन हो रहा है या मास में हो रहा है, तो वो मस्क्यूलर पेन बोलता है स्पेशली। हाँ, ऐसे मास मास में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, उठते साथ ही तकलीफ हो रही है, चलने में भी तकलीफ हो रही है, ऐसी भी कंप्लेंट्स रहती है। मेदोगत वायु में मोस्टली जैसे कि मेदस्वी पर्सन रहते हैं ये, और जैसे हम लाइपोमा भी इसमें ले सकते हैं। और जैसे फाइब्रॉइड है, बॉडी में कहीं भी ग्रंथि जो हो रही है वो मेदोगत वायु में ले सकते हैं, हो सकता है वो कार्सिनोजेनिक हो या फिर बिनाइन हो, वैसे भी हम देख सकते हैं। क्योंकि ये हमारे जो आमाशय से लेके पक्वाशय तक, मतलब ग्रहणी हो गया, आमाशय, पक्वाशय, ये जो भी अवयव है, बस्ती हो गया, ये मेद से बने हुए हैं। और यहाँ पे अगर वायु ने अगर जाके वहां पे स्रोतों का अवरोध अगर ऊपर से हो गया, वहां पे वायु फंस गया जाके, तो वहां पे एक ग्रंथि डेवलप होती है, मतलब दिखता ही है पेशेंट में। तो मुझे लगता है कि ये सब मेदोगत वायु में ही आएगा ना सर। मतलब हाँ, ये जो भी ग्रंथि डेवलप हो रही है, क्या कैंसर की हो लाइपोमा, या फिर हाँ लाइपोमा लाइपोमा में, हो। हाँ वो भी होता है मेदोगत। हाँ। हाँ, तो ये तो मोस्टली दिखते ही है सर। बहुत बार तो रेक्टम में भी गांठ हो गई ऐसे पेशेंट की जो सीटी स्कैन है या फिर जो भी रिपोर्ट्स कराते हैं उसमें आती है। तो ये दिखता है सर बहुत कॉमनली। बस हमको यहाँ पे डायग्नोसिस अभी ऐसे ही करना है कि मेदोगत वायु है, तो इसकी ट्रीटमेंट हम हमारे आयुर्वेद के हिसाब से करें। जी, जी सर। किसी और को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। डॉक्टर मीनल मैम, आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं क्या? प्रणाम सर। हाँ सर, पेशेंट तो पेन के पेशेंट तो इस टाइप के सर बहुत आते हैं। बट ये वाली बात है कि अब पढ़ने के बाद ये चीज सामने आती है कि कौन सी हमारा मेदगत मांस और मेदगत वायु के लक्षण है, और कौन से कहाँ हमारे रक्तगत वायु की जो, उनको डिफ्रेंशिएट करना, ये सबसे बड़ा बात है कि इनमें हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे अब कि हमको कौन सी धातु पे वर्क करना है स्पेसिफिक। सर ये सर एक बार जो आपने ट्रीटमेंट बताया था सर, इनका अलग जरा बता देंगे। अभी आप बता रहे थे ना कि सर इस वाली वायु में ये वाला ड्रग यूज करना है। हाँ, इसमें मांस मेदोगत वात में क्या है कि दोनों प्रकार में, मांसगत और मेदोगत में स्वेदन देना है और वातानुलोमन चिकित्सा महत्वपूर्ण रहता है। मांसगत वात के लिए स्नेहन, स्वेदन और मृदु विरेचन किया जाता है। जैसे महाविषगर्भ तेल से संवाहन करना है, अभ्यंग करना है, फिर ताप स्वेद या परिषेक किया जाता है। औषधि द्रव्यों में कुपिलु और रौप्य वाले द्रव्य बहुत ज्यादा उपयोगी रहते हैं। और फिर आम पाचकवटी, वात गजांकुश रस, दशमूलारिष, त्रिफला गुग्गुल, ये कल्प उपयुक्त हैं। और मेदोगत वात में शिलाजित और गुग्गुल के कल्प अधिक उपयुक्त हैं।
चंद्रप्रभावटी, त्रिफला गुंगुल, दशमूलारिष्ट, ये मेदोगतवात के लिए उपयुक्त कल्प है। ओके सर, थैंक यू सर। ये बहुत बहुत मतलब कि हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि पर्टिकुलर अगर हम ड्रग यूज करते हैं स्पेसिफिक उस ड्रग को यूज कर रहा है हमें तो बहुत अच्छा इफेक्ट दिखेगा, हमें बहुत कम दवाइयों में हम पेशेंट को फिर ठीक कर सकते हैं यहाँ पर हम पर्टिकुलर अगर इन चीजों पे वर्क कर लेते हैं तो। जी यस सर, थैंक यू सर। ठीक है। और किसी को कुछ बताना है? कोई ऐसे पेशेंट देखते होंगे तो? डॉक्टर विकास कुमार जी, प्रशांत भट्ट जी, डॉक्टर मुनीश शर्मा जी। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। आपने ऐसे एनालिसिस किया है मांसगत, मेदोगत? सर ऐसे तो मैंने कभी एनालिसिस नहीं किया है, लेकिन जैसे मैम बोल रही हैं ऐसा होता है कि कई पेशेंट सिर्फ यही लेके आते हैं कि मेरे ना मसल्स में पेन हो रहा है, या जो मेरा ऊपर की जो है स्किन है उसी में हो रहा है। या कई लोग मिक्स कंप्लेंट लेके भी आते हैं कि भाई मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ऊपर पेन हो रहा है कि हड्डी में पेन हो रहा है, आप देख लीजिए। बट ये जो आपने बताया ना सर डिफरेंशियल, ये तो सर नहीं पता था पहले कि मांस वाले में क्या देना है और मेद वाले में क्या देना है। सर ये बहुत अच्छा आपने बताया, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। अभी आप लोग देखिएगा ऐसा पेशेंट, फिर हमें बताइएगा। आप लोग सब अच्छे डॉक्टर हैं भारत के। प्रभात जी, आप कुछ बताएंगे? सर नमस्कार। जी सर प्रणाम। मांसगत बात का जो सिम्टम है और आमज जो पेन है, मसल पेन, इसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आमज में तो अग्निमांद्यता दिखेगा, भूख नहीं लग रहा है, पच नहीं रहा है, ऐसा दिखेगा। और सामवायु में भी ऐसे ही सिम्टम्स काफी हद तक होते हैं, लेकिन उसमें भूख नहीं लगती है। हुरलास हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, खाना पच नहीं रहा है ना? इसमें ऐसा नहीं रहेगा मांसगत बात में? इसमें भूख वगैरह लग रहा है, लेकिन वो मांस और मेद में पेन होता है। पेन रहेगा, जी सर। हाँ, दोनों अलग अलग चीजें। हाँ, जी। थैंक यू। वो जो आम की वजह से जो अंगमर्द होता है और पूरा बॉडी में ऐसा, वो हाँ, अलग होता है, वो आम की वजह से होता है। यहाँ पे आम नहीं है। ज्वर भी रहेगा सर उधर? उधर ज्वर भी हो सकता है, हाँ। यहाँ पे भारीपन वगैरह है, लेकिन इसमें आम नहीं है, ये निराम है। जो एक्सर्शन में जो पेन वगैरह होता है उसको हम मांसगत बात कह जी सकते हैं। जी जी, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर आशा मैम, आपके पिताजी कैसे हैं? आशा मैम है क्या? आप बाद में बताइए, तब तक मैं मज्जा और अस्थिगत वात के लक्षण पढ़ लेता हूँ। सर हाँ वर्षा मैम बताइए। सर जो काफ मसल में पेन होता है पेशेंट को, उसको किस में लेंगे? मांसगत? हाँ, जी सर। इन्होंने तो थोड़ा बताया है, हमें अभी और भी देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ होता है। काफ मसल्स में, थाइस में जो पेन, जी वहां पे आम नहीं होता है, बस पेन होता है। जी ठीक है, मज्जा और अस्थिगत वात के लक्षण पढ़ते हैं। हाँ, 18 नंबर का श्लोक देखिए। मज्जागत और अस्थिगत वात के लक्षण। भेदो अस्ति पर्वणाम संधि शूलम मास बलशयः अस्वप्न संतता रुक्च मज्जास्ति कुपिते नीले। मतलब मज्जा और अस्थि में वायु का प्रकोप होने से हड्डियों में फटने की सी पीड़ा होती है, संधियों में शूल होता है, मांस और बल का क्षय होता है, नींद न आना, निरंतर पीड़ा बनी रहती है, ये लक्षण हो जाते हैं। और इसमें टीकाकार क्या बोलते हैं वो मैं पढ़ता हूँ। सुश्रुत संहिता में भी सुश्रुताचार्य जी ने बोला है, अस्थि शोषम च भेदम च कुर्याशूलम च ततस्थितः तथा मज्जगते रुक् च न कदाचित प्रशाम्यति इति। मतलब यहाँ पे अस्थि शोष ऐसा बताया, खासकर हड्डियां सूखने लगती है। यहाँ ऊपर इन्होंने माधव निदान में बोला है हड्डियां फटने की सी पीड़ा होती है, संदर्भ शूल होता है, मांस और बल का क्षय होता है। यहाँ पे अस्थि शोषम मतलब अस्थि सूखने लगता है, अस्थि भेदम च मतलब वहां पे भेदनवत पीड़ा होती है, कुर्याशूलम च ततस्थितः तथा मज्जगते रुक् च न कदाचित प्रशाम्यति, ऐसा पेन होता है। मतलब मज्जगते रुक्, मज्जा में भी बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, और कदाचित न प्रशाम्यति, वो ठीक ही नहीं होता है, इतना कंटिन्यू होता है, ऐसा सुश्रुताचार्य जी बोलते हैं। टीकाकार बोलते हैं कि एवं मज्जास्थि कुपिते अपि वाच्यम, मतलब मज्जा और अस्थिगत वात के भी लक्षण ऐसे ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि
अस्थि और मज्जा में अवस्थित प्रकुपित वायु के कारण अंगुली पर और हड्डियां टूटती हुई प्रतीत होती हैं। संधियों में अत्यंत शूल होता है, मांस और बल का नाश हो जाता है और मनुष्य अत्यंत दुबला पतला कमजोर पड़ जाता है। नींद नहीं आती है, निरंतर पीड़ा बनी रहती है, मतलब बहुत ज्यादा पेन होता है, नींद नहीं आती है, इतना हड्डियों में दर्द होता है। और इसमें चरक संहिता में भी यही बताया, पर्वस्ति पर्वण भेदोस्ति पर्वाणाम संधिशूलम मास बलशयः अस्वप्न संतता रुक्च मज्जास्ति कुपिते निले। अस्थि और मज्जागत दोनों व्याधि में समान लक्षण होते हैं। इनमें अस्थि और पर्व प्रदेश में भेदवत पीड़ा होती है। संधिशूल मासक्षीणता बलशय निद्रानाश और निरंतर वेदना ये लक्षण होते हैं। अस्थि मज्जागत वात के लिए क्या करना है कि बाह्य तथा अभ्यंतर स्नेहन करना है, फिर मतलब इंटरनली भी घी पिलाना है और बाह्य भी स्नेहन करना है, मृदु विरेचन करना है, निरूबस्ति का प्रयोग करना है। फिर बला तेल, नारायण तेल स्नेहन के लिए उपयुक्त है। अस्थिगत वात के लिए सभी पंचकर्मोपचार हितकर हैं। सभी वमन विरेचन बस्ती में से रक्त मोक्षण सब करना चाहिए। विशेषतः बस्ती अधिक उपयुक्त होता है। फिर बोलते हैं बस्ती के लिए और पान के लिए तिक्त द्रव्यों से सिद्ध घृत का प्रयोग किया जाता है, जैसे महातिक्त घृत वगैरह। और सिद्ध दूध भी हितकर है। गुडुची के कल्प, आभादि गुगुल, अजास्ति भस्म, कुकुटांग त्वक भस्म, अभ्रक भस्म, लौ भस्म, स्वर्ण भस्म, इससे अधिक अच्छा लाभ दिखाई देता है। और मज्जागत वात के लिए सभी औषधियों के साथ विविध प्राणियों की वसा और मज्जा और रौप्य भस्म का उपयोग विशेष लाभदायी है। विश्राम और सभी तरह के बलवर्धक पौष्टिक आहार देना चाहिए, ऐसे बताया। अभी आप लोगों को कुछ बताना है क्या? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं मज्जा अस्थिगत, मांस मेदोगत? प्रशांत भट्ट जी। जी सर। हाँ, आपने एनालिसिस करके कुछ ऐसे किया है कुछ? सर इतना डीपली तो नहीं लिया कि आप करके देखेंगे सर आप उसको? करिएगा सर, आप करिएगा और फिर हमें बताएगा। जी सर। इसमें आम वायु नहीं है, सामता नहीं है, लेकिन वायु वहां चला गया है, ऐसा है। एक आया था ना जो डिस्कशन हुआ था हमारा, वो उनको सिर्फ एक वो सेंटिंग, मतलब सेंटिंग लगाता था वो, जी तो उसके फिर पिडरियों में, मतलब घुट्टे के नीचे के जो पीछे के मांस में पेन हो रहा था, जी तो वो ठीक हो गया। मतलब उसको मैंने वो शक्तिशाली पिंड स्वेद किया था जी और उसको अपनी डिस्कशन भी हुआ था। आपने कहा था महाविष्कर तेल की अस्थि दे के देखना आप, लेकिन वो जरूरत नहीं पड़ा, वो उससे ठीक हो गया। जी ठीक है। प्रणाम सर। सर हाँ प्रणाम, बताइए। सर स्पर भी हम अस्थीगत वायु में लेंगे ना सर? हाँ स्पर हो गया, कोष्ठक शीर्ष हो गया, या फिर जो भी बोन का बाहर से हमको इनलार्जमेंट दिखता है या फिर ग्रोथ जहाँ पे दिखता है, जैसे हम बोलते हैं ना छोटे छोटे कैल्सिफाइड हो जाते हैं पर्व पे, मतलब जैसे उंगलियों के ऊपर छोटे छोटे अस्थि जैसे दिखते हैं, तो वो भी एक अस्थीगत वायु में आएगा। और जो वात रक्त में भी बहुत बार जॉइंट्स ऐसे फूल जाते हैं, और आम वात में भी हड्डियों में ऐसे फूल जाता है, तो वो भी अस्थिगत वात में आएगा सर। और लेकिन जो उसमें रक्त धातु का भी इन्वॉल्वमेंट है, वात रक्त में हाँ, रक्त भी है उसमें, और आवरण जन्य, और आम वात में आवरण जन्य है, आम का है उसमें आवरण। तो और इस वहां पे ऐसे नहीं लेंगे हम अस्थिगत वायु है करके। हम लेंगे, लेकिन उसमें और दोष दुष्य समूर्चना हुई है एडिशनल ओके, मतलब ये ओनली वायु और अस्थि का संबंध बताना है यहाँ पर। हाँ यहाँ पे। हाँ, ओके। वो भी अस्थिगत स्पर बात है, मैम लेकिन उसमें दोष दुष्य समूर्चना और हो रही है। ओके जी सर। हाँ। कमल जी क्या बोल कैलकनस पर भी आएगा ना? आएगा? गुड मॉर्निंग सर। हाँ कैलकनस पर भी उसमें आया ना हाँ, सर? यही चीज और जाके और प्रकोपित कर रहा है, तो फिर वो स्पर हो जाता है। ओके ठीक है। सर नमस्ते। हाँ जी अश्विनी जी बताइए। हाँ सर, ये दोनों में मांस मेदोगत और मज्जा अस्थिगत दोनों में ही अंगमर्द है, दोनों में ही पीड़ा बहुत रहती है, स्लीपलेसनेस इसमें रहती है। अस्थि और मज्जा में हड्डियों में पीड़ा हो रही है, और उसमें मांस में पीड़ा हो रही है, जैसे काफ मसल, थाइज मसल्स, और कभी कभी लंबर ये होता है लॉर्डोसिस,
जो होता है मतलब कंडरा और लिगामेंट मतलब टेंडन्स लिगामेंट्स में होता है बैक में जो लॉर्डोसिस होता है उसमें एक नस पे नस चढ़ जाती है तो वो सब है वो मांस मेदोगत में आएगा। ये मतलब अभी पेशेंट कंप्लेंट करेगा तो अभी फॉर एग्जांपल काफ मसल बॉडी ओवरऑल बॉडी पेन ही है करके तो इसमें इन्वेस्टिगेशन या ये परीक्षा स्पर्शन दर्शन इसमें कोई हाँ चेंज वो सभी करना डिफरेंस पड़ता है। हाँ कभी कभी क्या डिफरेंस होता है ना काफ मसल्स जो रहते हैं तो वो ना पूरा एकदम घट्ट हो जाते हैं ऐसे टाइट हो जाते हैं बहुत हार्ड हो जाते हैं तो वो मांसगत हो गया वायु का रुक्षगुण बढ़ गया उसकी वजह से स्तंभ हो जाता है। और जॉइंट ये अस्थि पेन रहे तो सर फिर ये अस्थिगत बात और जो संधिगत बात होता है वो संधिगत बात होता है जो जॉइंट्स में होता है। इसे कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशंस कुछ नहीं सर हम ही आपको दर्शन करना है तो कराइए ना। आपको जैसे संधिगत बात है तो वहां पे एक्सरे एमआरआई सीटी स्कैन कराते ही हैं। ओके सर थैंक हाँ सर, यही क्वेश्चन सर मैं भी पूछ रही थी कि इसमें हम एक्सरे करा के ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं ना ऐसे क्या तो इसमें? हमें मज्जागत बात कैसे दिखेगा। हाँ, मज्जागत नहीं दिखेगा सर, वो तो उसमें आएगा कि हमें अस्थिगत फोटो। बात कैसे दिखेगा वो तो हम अस्थिगत बात के लिए इसके हम ऑस्टियोआर्थराइटिस से उसमें जो लंबा स्पॉन्डिलोसिस कैल्शियम होता लेवल है। देख सकते हैं सीपी हाँ। के लेवल देख सकते हैं। हम्म। तो वहाँ हम अस्थिगत बात को इस तरह से मांसगत बात से फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। हाँ क्योंकि सर इन्होंने गूगल का बेसिक इन्होंने बता दिया ना, लाक्षा गूगल और आभा गूगल उन्होंने बोला अस्थिगत और मज्जागत हाँ बात में प्रयोग करें, हाँ उधर उन्होंने त्रिफला गूगल बोला था हाँ प्रयोग करने के लिए मेदगत और मांसगत। असली में अस्थिगत बात में ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह भी हम देंगे ना इसलिए कैल्शियम के प्रोडक्ट्स जैसे कुकुटांग त्वक भस्म अजास्ती भस्म प्रवाल पंचामृत ये सब देते हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी दिखती है। यस। जी सर एक पेशेंट के मतलब पैर में एंकल साइड में बहुत ज्यादा पेन था और वो ऐसे ना फूला हुआ दिखता था तो मुझे लग रहा था पहले स्वेलिंग ही है। तो मैंने उसका काफी दिनों से था 3-4 महीने से तो मैंने उसका एमआरआई किया था तो वहां पे बोन मैरो इन्फ्लेमेशन आया था। तो इसे बोल सकते हैं ना हम कि जी ये मज्जागत वायु है करके। जी जी थैंक यू सर। थैंक यू। अभी हम आगे बढ़ते हैं किसी को और कुछ बताना है तो बताइए नहीं तो फिर ना आप लोग पेशेंट देखेगा फिर हम 1 साल बाद फिर मिलेंगे फिर आप लोग के तब तक और अनुभव हो गए होंगे। सर प्रणाम, सभी को आप नमस्कार। प्रणाम बताइए। सर एक छोटी सी चीज पूछ रहा था सर, जैसे मतलब मेरे पास पेशेंट था, उसको यूरिन रिटेंशन था, कैथराइजेशन लगा हुआ था। मैंने मेडिसिन दी थी, उसकी जलन वगैरह शांत हो गई और मतलब पिछले 2 दिन पहले उसका कैथेटर रिमूव कर दिया जब वो शांत था। लेकिन आज रात को 2 बजे फिर फोन आया कि सर वही मेरे को पेशाब में चीज चल रही है। 2 दिन बिल्कुल ठीक रहा था। तो चिकित्सा व्यवस्था में तो सर जैसे मैंने उसको गोक्षुरादि, पुनर्नवादा और चंद्र प्रभावटी ये टैबलेट और सूक्ष्म त्रिफला ये तो टैबलेट फॉर्म में दे रखा था। ताड़ीमास्टक चूर्ण, प्रवाल पिष्टी और चंद्रकला रस ये पाउडर फॉर्म में घी के साथ चाटन दे रखा था। सिरप बेस में पुनर्नवासव और नीरी की एफटी दे रखी थी। सर फिर भी रिपीट यूरिन रिटेंशन कैसे हुआ? क्योंकि फिर मेरे को वापस से कैथराइजेशन लगाना पड़ा, क्योंकि जो बाबा की एज थी वो 72 ईयर्स थी। यूरिनरी ब्लैडर फुल भरा हुआ था उसमें। मतलब जब कैथेटर वापस से आज कैथेराइजेशन किया था मॉर्निंग में तो लगभग 600 ml के आसपास ब्लड उसमें स्टोर हो रहा था और वो मतलब उतर नहीं रहा था, एक जैसे से रुका हुआ था। तो किस किस इसमें ऑब्स्ट्रक्शन की? सिस्टाइटिस हुआ होगा ना और यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर हुआ होगा इन्फेक्शन की वजह से। तो सर अब इसमें क्या औषधि में कौन सी इसमें चिकित्सा सूक्ष्म व्यवस्था? त्रिफला और एकेटी भी देना पड़ेगा सूक्ष्म त्रिफला एकेटी भी देना पड़ेगा और सूक्ष्म घृतपान त्रिफला तो मैंने चला रखा है सर। तो इसमें गोक्षुरादि गुगुल की वजह से गड़बड़ हुई है या किसकी वजह से बिल्कुल भी हुई? नहीं हुई है उल्टा वो आपने अच्छा दवाई दिया है। अगर आपको पॉसिबल है तो आप सूक्ष्म त्रिफला एकेटी दीजिए और दूसरा बाबा को आप तेल का उत्तर बस्ती दे दीजिए। तो सर ये जैसे चंदन वाला लाक्षादी तेल की दे दूं? हाँ दे दीजिए उत्तर बस्ती देने आता है मेल्स को। नहीं, अब तो उत्तर बस्ती बाबा की कैथेटर लगा हुआ है तो कैथेटर से हाँ डायरेक्ट ही दे दूं। उसी के थ्रू दे दीजिए तो वो जितना स्नेहन होगा ना वो फिर वो हाँ
हो जाएगा, ताकत आ जाएगा उधर। तो कितने ml तक दे दूं बस उसमें सर? कोई लोग 10 ml देते हैं, कुछ 25 ml देते हैं, यूरिन करवा के और हाँ फिर हाँ। दे दीजिए। और वो जितना देर रिटेन करे, किसी को 15 मिनट रिटेन होता है, किसी को 1 घंटा, किसी को 2 घंटा यूरिन। नहीं नहीं हाँ सर मैं ये कह रहा हूँ, अब बाबा को कैथेटर लगा हुआ है तो उसमें तो रिटेन करने की कोई दिक्कत ही नहीं हो, तो उसके साथ निकल के आ जाएगा। तो आने दीजिए। हाँ, वहां जितना स्नेहन हो जाएगा ना, स्नेहन वो होने तो से क्योंकि अपन जो डालेंगे कैथेटर से तो वो तो ब्लैडर में जाके रुका रहेगा, तो वो तो धीरे धीरे ही निकलेगा फिर उसके माध्यम से। निकलने दीजिए। उतना स्नेहन होगा ना, तो फिर उसके बाद क्या होगा, बल मिल जाएगा वहां पे मसल को। आप जो कंपनी का देंगे चंदन बड़ा लाक्ष देते, पहले उसको थोड़ा गर्म कर दीजिए, अच्छा। करके थोड़ा गर्म करके फिर करें, क्योंकि तेल भी आजकल आ रहे हैं ना बारिश में, तो उसमें फंगस वगैरह लगा रहता है, तो इसलिए वहां कोई इन्फेक्शन हो जाए आपके तेल से ना हो जाए, इसलिए गर्म करके ठंडा करके फिर करिए। हाँ तो एक बार तेज बॉईल कर लूंगा, फिर बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर उसको डाल दूंगा। तो पहले मतलब 5-7 ml से स्टार्ट करूंगा ना? हाँ, और बहुत जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है ना, देते हैं। नहीं रोज दे दूं सर 3-4 दिन तक? हाँ, हम लोग 1 महीना भी दे सकते हैं। पुरुषों में थोड़ी ना ऐसा है कि इंटरनल और क्लोज हो गया। नहीं वो तो कैथेटर एक लगा दो हुआ है तो उसमें से एक रोज दो दिन भी देंगे ना, पेशेंट को बहुत रिलीफ हो जाएगा, अच्छा अच्छा। क्योंकि सर स्नेहन उसको हो जा रही है, मेन स्नेहन होना बहुत जरूरी है। सर उसको तेज बॉईल मत करना, उबला हुआ नहीं, पानी में रखना कटोरी को। तो नहीं क्या बोल रहे हैं, पूरा बॉईल करके फिर ठंडा करके फिर कर रहे हैं। हाँ पहले तो लेकिन उसमें क्या सर इसलिए बोल रहे हैं कि बारिश के मौसम में कोई मतलब वाटर पार्टिकल उसके अंदर हो, फंगल हो या इन्फेक्टेड हो ऑयल, इसलिए उसको बॉईल करके पहले हाँ मतलब एक तरह से विषाणु विसंक्रमित करने के लिए बोल रहे हैं सर। फिर जब ठंडा हो जाए नॉर्मल टेम्परेचर में, फिर कटोरी के तेल में गर्म करके, पानी के वाले कटोरी में गर्म करके फिर उसको लगा सकते हैं। मैंने सर आपके कंपनी में भी दिया था, कर्ण पूरण किया था, पूरा फंगस आ गया था कान में, तो इसीलिए मुझे डर लगता है कंपनी में, इसलिए थोड़ा बॉईल करके वो फिर ठंडा करके फिर यूज करिए। हाँ और सर जैसे घृतपान में दाढ़ी मार अवपीडक्स नहीं, लगती है। दाढ़ी में अवपीड़क। दिख रहती है, अवपीडक्स नहीं, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद। हाँ ठीक है, ये और करा देता, 2 चीज करा देता। हाँ, और ठीक है सर। सूक्ष्म त्रिफला AKT दे दीजिए, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल। ठीक है सर। सर थैंक यू सर। स्पेसिफिक कौन सा घृत दे या गोघृत चलेगा इसमें? आपके उधर तो अवपीड़क नहीं में। मिलेगा, गोक्षुरादि घृत दे दें, त्रिकंटकादि घृत, तृण पंचमूल घृत, नहीं तो फिर नॉर्मल ओके घृत या दाढ़ी मध्य घृत। ओके जी। और ठीक है, डॉक्टर थैंक यू मुकेश सर। जी, आप उनको ये चीज बताइए कि आपका ड्यू टू ओल्ड एज वहां पे ना जो इन्फेक्शन जल्दी जल्दी हो जा रहा है, और वहां के जो सेल्स है वो ड्राई हो गए हैं बहुत ज्यादा, चिपक रहे हैं, तो अब हम तेल और घी डालेंगे ना, तो वहां पे स्नेहन हो जाएगा, लुब्रिकेशन हो जाएगा। तो बोले कि जैसे गाड़ी में हम ऑयलिंग करते हैं, वैसे ही वहां पे ऑयलिंग कर रहे हैं, तो इसलिए ये तेल डालना जरूरी है, जिससे वहां पे स्नेहन भी हो जाए और वहां के एक एक सेल को ताकत मिले, तो फिर नहीं होगा ये स्ट्रक्चर। हाँ समझा दीजिए। ठीक सर, मैं उनको बता दूंगा। ठीक है, अभी हम 19 नंबर का श्लोक देखते हैं। शुक्रस्तवात के लक्षण, ये और क्या है ना कि ये वो आचार्यों ने बहुत एनालिसिस करके लिखा है सब चीज, कि क्षिप्रम मुंचति बदनाति शुक्रम गर्भ मथापिवा विकृतिम जनेत चापे शुक्रस्त कुपितो निलहा। मतलब शुक्रस्त कुपित वायु शुक्र गर्भ में विकार उत्पन्न करता है, शुक्र और गर्भ को कभी भी शीघ्र ही त्याग कर देता है। मतलब ऐसे पेशेंट बहुत बार आते हैं जो ना वो ऐसे बात कर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, उनका शुक्र निकल जाता है, मतलब कुछ भी ऐसे करते हुए शुक्र निकल जाता है, यहाँ पे गर्भ भी निकल जाता है, कभी स्तंभन करता है, कभी रुक जाएगा कभी निकल जाएगा, बात करते करते भी निकल गया, यूरिन पास करने गए शुक्र निकल गया, वॉशरूम को गए मल त्याग करते करते भी शुक्र निकल जा रहे, तो ये शुक्रगत वात के लक्षण होते हैं। इस पर टीकाकार क्या बोलते हैं, मैं पढ़ता हूँ। क्षिप्रम मुंचति बदनाति शुक्रम गर्भमथापि वा विकृतिम जनेत चापि शुक्रस्त कुपितो निलः। शुक्रस्तवात लक्षणम आह क्षिप्रम इत्यादि गर्भमिति दुष्ट शुक्रारब्धत्वात् गर्भस्य विकृतिमिति
गर्भस्य शुक्रस्य च। शुक्रत्वात के लक्षण कहते हैं क्षप्रम इत्यादि। क्योंकि गर्भ दुष्ट वीर्य से बनता है, इसलिए दूषित शुक्र का प्रभाव गर्भ पर भी पड़ता है, इसलिए गर्भ और शुक्र दोनों ही विकृत कर देता है। वीर्य में पहुंचा हुआ जो प्रकोपित वायु है वो वीर्य को या शुक्र को अधिक काल तक रोके रखता है, अथवा क्षण क्षण में वीर्य च्युति करता रहता है, या तो रोके रहेगा, स्तंभन करेगा, या फिर कभी कभी निकलते ही रहता है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन। ये दशा गर्भ की रहती है। क्योंकि ऐसा गर्भ दूषित शुक्र से बनता है, इसलिए वह गर्भ यानी उचित काल के पश्चात भी वर्षों तक गर्भाशय में पीड़ा रहता है, इसलिए बार बार गर्भ का स्त्राव हो जाता है। यह ना भी हो तो गर्भ की विकृति आ जाती है। मेरे पास तो एक पेशेंट आई थी जो 25 बार मिस कैरेज हो गया था, और हेतु क्या मिला था, तो वेगावरोध और रात्रि जागरण और अति चिंता। 25 बार मिस कैरेज हुआ, और एलोपैथी के डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे थे लेकिन फायदा नहीं हो रहा था, और आयुर्वेद के पंचकर्म से बहुत अच्छा फायदा हो गया। तो ये जो है ना, गर्भ त्याग बार बार होना, ये ऐसे ही होता है। और वो लेडी का पूरा कितना कुरुष हो गई थी, 25 बार हो गया था। मतलब वो उसके हस्बैंड को ये भी नहीं होता था कि थोड़ा ब्रेक दें, मतलब अभी मिस कैरेज हुआ है कि तुरंत ही कर देता था। 25 बार हो गया था। और इसमें चरक में भी ऐसे ही बोला है, चरक संहिता में क्षिप्रमुंचति बदनाति, वही श्लोक है। शुक्रत्वात में शुक्र स्त्राव जल्दी होते हैं या उसका अवरोध हो जाता है। गर्भस्राव, गर्भपात जैसे लक्षण मिलते हैं। नागोदर जैसे विविध गर्भ विकृति होना संभवनीय है। चिकित्सा में बलवर्धक और शुक्रवर्धक आहार, वृश्य आहार देना चाहिए। शुक्र का अवरोध हो तो विरेचन चिकित्सा करें। विरेचन से अपान को अनुलोम गति प्राप्त कर शुक्र का अवरोध कम होता है। औषधियों में वृक्ष योग, अश्वगंधा, कपिकच्चू, कुपिलू, भंगा, जातिफल, अहीफेन, केसर, वंग, नाग, स्वर्ण भस्म महत्वपूर्ण रहते हैं। रुग्ण ने वात मूत्र पुरुष योग का धारण नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आहार स्निग्ध, मधुर और लघु होना चाहिए। मन की भी प्रसन्नता होनी चाहिए। स्ट्रेस में रहेगा तो उसको बार बार ये हो जाता है। अभी आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या कि शुक्र बार बार निकल रहा है या शुक्र निकल ही नहीं रहा? किसी ने देखा है तो बताइए, नहीं तो आप लोग जब देखिएगा तब बताइएगा। प्रणाम सर, सुप्रभात सभी को। हाँ जी बताइए। सर मेरे पास अभी 3-4 दिन पहले ही एक पेशेंट आई थी। शी इज 33 इयर्स ओल्ड और उनको डायबिटीज है 3 साल से, और वो बोल रही थी कि कंसीव करने के लिए मतलब रह ही नहीं रहा है। तो मैंने यही हेतु निकाला था कि जैसे डायबिटीज है तो स्त्रुतावरोधजन्य संप्राप्ति रहेगी, और उसी में इसी प्रकार से आतर्वक्षय, शुक्राशय वगैरह रहेंगे। उसके हस्बैंड को भी मतलब फैमिली में हेरिडिटरी है ये डायबिटीज, तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है ना सर। डायबिटीज तो वैसे भी धातुक्षय जन्य व्याधि में गिना जाता है। तो और आपके पिताजी कैसे हैं? जी सर वो ठीक है। हाँ ठीक है। अभी फिजियोथेरेपी वगैरह करा रहे हैं। कल तो थोड़ा खड़ा भी रखा था। अभी मसल बात स्टोन कर आ रहे गया। हैं, ठीक से बात कर पा हाँ रहे जी हैं? सर, जी सर बात कर पा रहे हैं। थोड़ा मतलब डिमेंशिया जैसा लग रहा है, लेकिन वो तो आ जाएगा क्योंकि अभी अभी ऑपरेटेड हुआ है और उनकी एज भी है 73, तो धीरे धीरे आ जाएगा। जी थैंक यू सर। थैंक यू। प्रणाम सर। सर इसमें से लिखा है शुक्र और गर्भ को कभी कभी शीघ्र ही त्याग देता है, तो सर हैबिचुअल अबॉर्शन भी इसी के अंदर आएगा? वही हैबिचुअल अबॉर्शन, थ्रेटन अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन। सर इसमें आपने ड्रग्स क्या क्या बताई थी सर? अश्वगंधा, कपिकच्चू और वृक्ष योग में जितने हैं ना हमारे सर की फॉर्मूला बुक में देखिए, वो पिलू, भंगा, जातिफल, अहीफेन, केसर, वंग, नाग, स्वर्ण भस्म। आपके पास यगो जोशी का किताब है ना, तो उसमें देखिए। हाँ सर वो दिया आपने। उसी से पढ़ रहा हूँ। उसी में? हाँ, यगो जोशी की बुक में वात व्याधि चिकित्सा। तो फिर रुकने ने वात मूत्र पुरुष योग का धारण नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आहार स्निग्ध, मधुर, लघु होना चाहिए। मन की प्रसन्नता भी चाहिए। जी कोई ये बताइए, जो ये नागोदर, उपविष्टक और लीन गर्भ बताया जा रहा है, ये मुनीश शर्मा मैम ने पूछा है, इसका डिफरेंस कोई बता सकता है? कमर्शियल के मैम, लीन गर्भ में वृद्धि नहीं होती है, वो ऐसे छोटा सा ऐसा पड़ा हुआ रहता है। नागोदर और उपविष्टक, इसका अच्छे से डिफरेंस कौन बता सकता है?
डॉक्टर मुन्नी शर्मा मैम आप ही बताइए ना, अंजना मैम बताएंगे। नमस्कार सर। सर नमस्कार ये मैम। जो है अष्टगर्भ व्यापद हमारे पास बताए गए हैं संहिताओं में, तो गर्भ व्यापद में सबसे पहले तो जैसे अभी आपने बताया कि गर्भ बार बार गिर जाता है, स्थितम स्थितम हंति, तो जैसे मैडम बोल रही थी ना करंट अबॉर्शन, वैसे त्रग्नी योनि व्यापद करके एक हमारे यहाँ वर्ड आया है, तो वो त्रग्नी में चला जाएगा कि जो मतलब गर्भ को अगर प्रॉपरली जो है शुक्र शोणी दोनों में कहीं ना कहीं अगर या तो उसका क्षय हो रहा है या फिर वो गुण गुण उसकी गुणवत्ता में कहीं डिफेक्ट है, तो फिर वो गर्भ जो है बहुत आगे तक नहीं जाएगा। और जो गर्भ व्यापक में बहुत अच्छे से हमारे डिटेल वर्णन आया है, तो वो लीन गर्भ नागोदर, तो जैसे नाम हुआ है, नाम के हिसाब से भी हम उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली क्लियर कर सकते हैं कि लीन हो गया गर्भ, जो है वो विलेय हो गया, गर्भ का पता ही नहीं चल रहा है। जैसे भी कल मैडम ने बताया कि प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट स्टेब्लिश प्रेगनेंसी थी, लेकिन उसके बाद हमने जब कुछ समय के बाद देखा तो उसकी ग्रोथ रुक गई और वो प्रेगनेंसी धीरे धीरे जाके जो है वो होना चाहिए 12 वीक, रह गई वो 6 वीक 8 वीक पे। हमें 8 वीक तक वो सही लगी थी, हमने सोचा 2 वीक के बाद हम फिर से इसको चेक करेंगे, तो हमें वो 10 वीक मिलना चाहिए, वो 6 वीक में चली गई। मतलब वो प्रेगनेंसी जो है वो धीरे धीरे डिमाइस हो गया, फीटल डिमाइस हो गया। जब फीटल डिमाइस हो जाता है तो फिर ग्रोथ रुक जाएगी, और ग्रोथ रुक जाएगी तो वो धीरे धीरे डिजोल्व होने लगता है। ये आज भी दिखता है, अगर प्रेगनेंसी ग्रो नहीं करती है तो फिर उसका जो साइज होता है वो धीरे धीरे अपने से ही, क्योंकि श्रंक हो जाने लगता है ना, तो वो धीरे धीरे कम कम साइज में मिलता है। नागोदर में मैडम इसको स्मॉल फॉर डेट बोल सकते हैं। जी सर, स्मॉल फॉर डेट बोल सकते हैं मैडम। स्मॉल फॉर डेट बोलिए सर, या फिर जैसे उन्होंने कहा ना लीन हो गया, मतलब यहाँ ये हो गया कि उस गर्भ का कोई मतलब वो गर्भ जिंदा नहीं। लीन का मतलब हम मानेंगे मिस्ड एबॉर्शन, हम मिस्ड एबॉर्शन होगा जी। हाँ। और नागोदर का मतलब जैसे मानते हैं कि नाग नाग की तरह, जैसे कि नाग की उम्र बताई गई है ना कि वो 12 साल तक जो है जीवित रहता है, ऐसे गर्भ को बताया जाता है कि योनि जो है वो गर्भ जो गर्भाशय में पड़ा जरूर है, लेकिन उसकी वृद्धि जो है बहुत ही स्लो हो रही है, क्योंकि माता जो है वो जनरली गर्भ का जो आहार विहार है वो IUGR में जाएगा। सर नागोदर IUGR में आ जाएगा, और लीन गर्भ में हम नो कार्डियक एक्टिविटी बोलते हैं ना, तो मिस्ड एबॉर्शन हो जाएगा। हाँ। लेकिन 6 वीक्स पे जब रुक जाती है कार्डियक एक्टिविटी तो हम उसको लीन गर्भ में ही रहेंगे बोलेंगे ना। उसमें मिस्ड एबॉर्शन हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो कार्डियक एक्टिविटी बंद हो गया, ऐसा हो गया। हाँ हाँ जी मतलब उसमें स्पंदन भी नहीं हुआ और उसमें ग्रोथ भी नहीं हुई उससे, हाँ है ना। और जबकि जो नागोदर है उसमें स्पंदन रहेगी बट ग्रोथ कम रहेगी। ग्रोथ नहीं और होगी। जो है ना, जो उपविष्टक है मैम से आवाज नहीं आ रही है मुझको। अंजना मैम का नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया। जी सर। मुनेश मैम मुझे भी समझा दीजिए दोबारा से। अंजना मैम आ गई है क्या? अंजना हाँ मैम हाँ सर, मैं बताती हूँ यस सर बताइए। नागोदर में मतलब जो नाग का उदर में नाग की तरह गर्भ का हो जाना, मतलब कि वो पेशेंट को हल्का हल्का ब्लड भी जा रहा है, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है, जब गर्भ से ही ब्लड जाएगा या गर्भाशय से ही ब्लड जाएगा, तो जिस जिस ब्लड से गर्भ का पोषण होता है वो प्रॉपर पोषण नहीं हो रहा है, और वो गर्भ जो है वो धीरे धीरे पोषण ले पा रहा है, किसी न किसी कारण से उसको जितना पोषण मिलना चाहिए वो पोषण नहीं मिल रहा है। तो शास्त्रोक्त वर्णन इस तरह से आया है कि वो गर्भ धीरे 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 ग्रोथ करता है, और इसीलिए इसका जो ग्रोथ प्रॉपर नहीं होता है तो नाग वो गर्भगृह में या गर्भाशय में पड़ा रहता है। जब उसका पूरा पोषण हो जाता है तभी वो गर्भ से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो IUGR हम लोग बात करते हैं, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी सबसे मिला रहता है। अगर हमने डायग्नोसिस प्रॉपरली टाइप पे कर लेंगे तो हम उसको फिर स्ट्रिक्ट आहार विहार प्रॉपरली उसकी गर्भवती परिचर्या को मैनेज करेंगे, चाहे हम उसको मतलब शताब्दी घृत फल घृत योनि पूरण सब करके उसको ठीक करेंगे। अगर वो ऐसी सच रह जाएगी, पेशेंट एकदम हमारे पास नहीं आएगी, तो गर्भ की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन गर्भ की प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं होती है, और गर्भ जो है वो कहना चाहिए कि एकदम IUGR या इम्प्रॉपर ग्रोथ की अवस्था में पड़ा रहता है,
जब लगता है कि गर्भ अब कुछ उसमें जीवन जो है इतना आ गया है कि वो बाहर आके जी पाएगा, तभी वो गर्भ से बाहर निकलता है। ये शास्त्रोक्त मत है। लेकिन आज प्रैक्टिकली हम लोग जो देखते हैं वो IUGR में भी बहुत अच्छे अच्छे डिविजन्स मिलते हैं, सिमेट्रिकल IUGR, एसिमेट्रिकल IUGR। तो यहाँ पे जो हम बात करते हैं वो जनरली नागोदर की बात जिस तरह से करते हैं कि वहाँ पे खाना उसको नहीं मिल रहा है, तो अगर प्रॉपरली जो है वो गर्भ पोषण नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम इस तरह से उपविष्टक में भी यही तरह से आ रहा है। उपविष्टक में भी उन्होंने बताया है कि जो है उपशुष्कक या उपविष्टक, 2 वर्ड बताए गए हैं यहाँ पे आचार्यों ने। तो उसका भी एक मत यही बताया है कि जो डाइट प्रॉपर ना लेने से गर्भिणी को या गर्भिणी को गर्भ भाव का सेवन करने से गर्भ की जो ग्रोथ होती है उस पे कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है, और वो असर जो होता है वो जाके फीटस की ग्रोथ पे पड़ता है। एक आप लोगों को शायद याद होगा कि जो कहानी है गांधारी जी की, तो इसमें गांधारी जी की भी एक कहानी जुड़ी हुई है कि क्या हुआ था जब बहुत समय पश्चात भी उनकी प्रेगनेंसी नहीं आ रही थी, तो उन्होंने भी जैसे महर्षि व्यास से हेल्प मांगी और ऋषि मुनियों से हेल्प मांगी। तो उनके साथ क्या हुआ कि उनको जब गर्भ का धारण हुआ तो वो एक पिंड के रूप में गर्भ का धारण हुआ था, मतलब वो गर्भ जैसे वो बढ़ नहीं रहा था। तो उनको बताया, जो भी वहां पे आचार्य रहे होंगे, उस पिंड को क्या किया गया कि उस पिंड के 100 टुकड़े करके और उसको जो है अलग अलग तरह से, देखिए कितना, वैसे IVF अगर हम जैसे सोचते हैं या जो हम टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सोचते हैं, वो वाली जो कहानी है वो यहाँ मिलती है। उनको उन्होंने क्या किया, उस गर्भ को वहां से लेके उसके 100 टुकड़े करके उसको अलग अलग गर्भ उसमें घड़े में रख के और उसको जो है ग्रोथ प्रदान की गई। और इस तरह से गांधारी को 100 पुत्रों का जन्म माना जाता है कि उन्होंने 100 पुत्रों का जन्म दिया उस एक पिंड से। तो ये बहुत अच्छी कहानी महाभारत में स्टार्टिंग में बताई गई है। तो यहाँ पे हम कि अगर गर्भ ग्रो नहीं कर रहा है, तो जैसे हम लोग आज भी कहते हैं ना कि टेस्ट ट्यूब बेबी से हमने उसका शुक्र शोणित निकाला और उसके बाद उसको हमने पूरा बाहर देखे और फिर जो है IVF किया, मतलब उसको हमने जैसे दूसरे गर्भाशय में उसको हमने प्लांट किया और फिर वो गर्भ बना। तो ये मतलब एक जो भी रहा होगा कहीं ना कहीं जो ये IVF है और हम लोग आज बात करते हैं, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारे शास्त्रों में सूत्र रूप में, कहानी के रूप में दी गई। अब हम इसको कैसे डिटेल जाते हैं, जैसे आज से ज्यादा तो हमारा साहित्य ही खराब हो चुका है, ये हमें उसके बारे में बहुत पता नहीं है। लेकिन जो अगर अभी कभी आप कौरवों के जन्म के बारे में पढ़ोगे तो आप लोग को ये कहानी अच्छे से मिलेगी। और फिर उसको अगर आप कभी कहते हैं ना कि हम एज ए आयुर्वेदिक फिजिशियन, एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर उसको मनन करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उसका वो जो आज इतना ज्यादा प्रेगनेंसी और IVF और इस बारे में डिटेल जब मिलता है कि वो अमेरिका में हो रहा था, ब्रिटेन में हो रहा था और अब भारत में हो ही रहा है अच्छे से, तो ये जो शास्त्रों के वर्णन आया है। तो यहाँ जो अगर व्यापक बताए हैं, उपशुष्कक, विष्टक, गर्नागोदर, लीनगर्भ, ये सारे के सारे इसीलिए बताए कि गर्भ एक गर्भिणी व्यापक अलग बताए हैं, गर्भ व्यापक अलग बताए हैं। तो गर्भ की जो एम्ब्रियोजेनेसिस है, गर्भ की जो प्रॉपर ग्रोथ है, उसमें कहीं ना कहीं अल्टरेशन हो जाता है। और जब वो अल्टरेशन इसलिए हो जाता है कि उसका उन्होंने, क्योंकि वो गर्भ गर्भिणी पे आश्रित होता है और जब गर्भिणी प्रॉपरली उसको जीवनीय रक्त नहीं दे पाती है, तो यहाँ पर जो है वो गर्भ का पोषण नहीं हो पाता है। कई बार वो लोग ये भी बताते हैं कि योनि से रक्तपात दिखाई पड़ता है, कई बार वो कहते हैं कि योनि से रक्त नहीं भी आता है। लेकिन प्रॉपर जो है ग्रोथ ना मिलना आज भी बहुत कॉमन है और उस IUGR को भी बहुत डिटेल्ड स्टडी की जाती है। वो सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, इस रूप में हम लोग उसको देखते हैं। समटाइम्स हम देखते हैं कि बच्चे का सर बहुत बड़ा मिलता है, बच्चे का पेट एकदम सही नहीं मिलता, मतलब पेट जो हम लोग इसको कंपैरिजन करते हैं वो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस और हेड सर्कमफ्रेंस, इन दोनों की कंपैरिजन में करते हैं। तो जब बच्चा कभी कभी डिलीवर्ड होता है तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं उनके जो मांस धातु है वो एकदम लगता ही नहीं कि वो उसने ग्रोथ पाया है। सर की जो साइज होती है वो नॉर्मल होती है, बीपीडी डायमीटर जो होता है, बाई पैराइटल डायमीटर जो होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन मांस धातु और जो मेद धातु की वृद्धि उतनी नहीं हो पाती है और पेशेंट बच्चा जो है वो IUGR में मिलता है, उसका वेट जो है वो 2 kg से भी कम मिलता है। समटाइम्स जो होता है वो बच्चा इतना ज्यादा कंप्रोमाइज हो जाता है कि वो जीवित भी नहीं रहता।
तो यहाँ भी उन्होंने बताया है, गर्भ व्यापन में ये भी बताया है कि वो लीन गर्भ हो जाता है, वो मृत गर्भ हो जाता है, वो उपविष्टक हो जाता है, उपशिष्टक हो जाता है, नागोदर हो जाता है। तो मेरा इस पे वीडियो है, मैंने बोला था मैं आपको एक लेक्चर के लिंक दे दूंगी, तो आप लोग अच्छे से क्लियर कर लो। अंजना मैम, ये नागोदर का तो हो गया कि ये नाग की तरीके से उससे कोरिलेट किया कि उधर में नाग बैठा है, उसको खाना नहीं मिल रहा, लेकिन अभी वो जिंदा नाग है, बस भूखा नाग है, जिंदा भूखा नाग। जितना उसको मिलना चाहिए उसे प्रॉपर रखता नहीं मिला। जी सर। उपविष्टक और नागोदर में क्या अंतर हुआ? सर उसमें इन्होंने यही बताया है कि नागोदर जो है वो बहुत ज्यादा समय तक शरीर में रह सकता है, जैसे नाग का बताया ना 12 साल तक रह सकता है। तो ऐसा तो आज भी देखने को कहीं नहीं मिलेगा कि कोई गर्भ जो है गर्भवती के पास इतना रह जाए। हाँ, पोस्ट डेटेड मिलता है। उपशिष्टक और उपविष्टक में यही बताया है कि वो जो ग्रोथ होती है वो जो है प्रॉपरली जो है सब तरह से इफेक्टेड होती है। जो उन्होंने बताया शुष्क का मतलब ही आप समझ रहे हैं कि शुष्क हो जाता है, तो एक प्रॉपर आना चाहिए, वो ग्रोथ नहीं आती। बाकी आपको बहुत डिटेल चाहिए तो मैं एक बार फिर से बुक खोल के आपको डिटेल बता सकती हूँ। 10 मिनट का 5 मिनट का समय दीजिए। नाग को खाना नहीं मिला तो वो सूख गया। हाँ, नागोदर उधर में नाग हो गया, नागोदर। अच्छा, और उपविष्टक मतलब मोर देन 9 months वो वहां पे टिका हुआ है? टिका है, लेकिन उसको जो है वो उतना जो ग्रोथ मिलना चाहिए वो ग्रोथ उसको प्रॉपरली नहीं मिला है। और लीन गर्भ में क्या होगा मैम? लीन हो गया मतलब गर्भ की अपनी जो एक कहना चाहिए अस्तित्व है ना, वो उसके गर्भगृह में वो लीन हो गया। वो वहां पे वो मिस्ट माना जाएगा, मतलब उसका अपना अस्तित्व खत्म हो, मतलब ही इज डाइड नाउ। हाँ। उपशिष्टक और उपविष्टक और नागोदर गर्भ को उन्होंने माना है कि वो मतलब एलाइव है, मतलब वो मृत्यु को नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन लीन गर्भ जो है वो, क्योंकि वो लीन हो चुका है, उसका अस्तित्व जो है अब लीनता को प्राप्त है, इसलिए उसको मिस्ड अबॉर्शन में मान सकते हैं। ब्लाइटेड ओवम भी बोल सकते हैं सरोज सर। हाँ, वो किसी को भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव आएगा, बट कहीं भी दिखेगा नहीं कि वो, अगर अल्ट्रासाउंड आप करवाओगे तो कभी कभी कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन HCG सेक्रेट हो रहा हो, उसको भी हम लोग इसमें मान सकते हैं चीज। अच्छा। अंजना मैम, वो जो प्रतिखुर वगैरह होता है ना कि दोनों वो सब मूड गर्भ है सर, वो सब मूड गर्भ है ना। मूड गर्भ की जो विधियां आई हैं, कील है, प्रतिखुर है, संकीलक, प्रतिखुर, बीजक, परिघ ना, वो सब जो है वो मूड गर्भ के भेद बताए हैं कि मूड गर्भ किस किस तरह से अपने प्रेजेंट करता है। ये अलग है और गर्भ अलग, वो अलग है। ये जो है प्रतिखुर में तो दोनों हाथ और दोनों पैर आते हैं साथ में। हाँ, खुर का मतलब ही बताया ना कि वो प्रेजेंटेशन ऑफ जो है कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रेजेंटेशन है। तो उसकी खुर मतलब जैसे पैर उसके, वो गाय का खुर मान लो या घोड़े का मान लो, तो वो दोनों खुर की तरफ से आ रहा है, मतलब उसके जो दोनों पैर दोनों हाथ जो है वो सामने को आ रहा है। अच्छा, और उसके बाद कीलक में क्या रहेगा? कीलक मतलब कीलवत है ना। कीलवत का मतलब होता है कि जैसे कोई भी कील हम ठोकते हैं तो क्या होता है कि वो कील आके रुक जाती है ना, जो योनि मार्ग पे वो कीलवत हो जाता है। मतलब कि वो जैसे एकदम अपोजिट, जैसे आपने कहा ना हाथ पैर आगे आ जाते हैं, उसमें क्या होता है कि उसका बैक आगे आ गया और वो जो हाथ पैर होते हैं वो दोनों पीछे चले गए, है ना। तो कील की तरह वो हो गया। जी। और क्या है इसमें तीसरा? प्रतिखुर, कीलक, परिघ है, परिघ। परिधि, हाँ। हाँ, परिघ मतलब जैसे नहीं होता था पहले, पुराने दरवाजे बंद किए जाते थे, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि उस तरह का जो अब तो कोई नहीं लगाता, अब तो सिंपल लॉक लगता, हैंडल लग के बंद हो जाता है। परिघ में होता था कि पहले इस तरह से लकड़ी के दरवाजे जब बनते थे उसको ऐसे करके फिर वैसे बंद किया जाता था। तो उसी तरह से वो योनि मार्ग को पूरी तरह से लॉक कर देता है, बंद कर देता है। मतलब जैसे कि या उसका दूसरा आप मनाएंगे तो एक गोलाकार बना के उसको बंद कर देता है। वहां पे जो योनि मार्ग है, योनि मार्ग में उसको या तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन से आना चाहिए या तो उसको फिर ब्रिज प्रेजेंटेशन से आना चाहिए, लेकिन वो ऐसे ना आके ट्रांसवर्स लाइन के रूप में वहां आके वो उसको योनि मार्ग को फंसाता है। बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन हमारे शास्त्रों में आया है। अब उसके लिए आप क्योंकि अब हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफी इतनी अच्छे से आ गई है और हम लोग पहले से ही जान जाते हैं कि इसका प्रेजेंटेशन नॉर्मल नहीं है, पीए करके भी हम लोग जान पाते हैं, तो फिर वहां पे हम उसको पहले से बता देते हैं कि भाई जो आपका प्रेजेंटेशन है वो नॉर्मल नहीं है, इसलिए डिलीवरी भी नॉर्मल होने के चांसेस कम। लेकिन आज भी वो 1% 2% कैसे मिल जाते हैं।
प्रणाम प्रणाम मैम। नमस्कार सर, प्रणाम सर। नमस्कार सभी को, वंदना मैम नमस्कार, सरोज जी नमस्कार। ये जी ये तो डिस्कशन हो गया हमारा उस पे फीमेल्स में। अगर ये शुक्रगतवात मेल्स में होगा तो इसमें कैसे विचार करना होगा? हाँ सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। तो अब जैसे कि अगर शुक्र का बात ही हो जा रहा है तो उन्होंने अभी सर ने बताया ना, जैसे कि शुक्र का जो है या तो श्राव जल्दी जल्दी हो जाएगा या हाँ फिर जी। शुक्र का श्राव होगा ही नहीं। हाँ, या तो तो ये जैसे दोनों तरह के केस रहते हैं। हाँ सर, दोनों तरह के केस रहते हैं कि मेल होते हैं यंग 30 साल 28 साल के, हाँ और सर। उनमें कोई भी कारण भी नहीं मिलता है और वो हेल्थ भी नॉर्मल है। एक्सेसिव वर्क वाले लोग होते हैं वो, तो या तो उनका मतलब शुक्र क्षय होता ही नहीं है या वो रुकता ही नहीं है बिल्कुल ही। इस तरह के अलग अलग मरीज रहते हैं, जी सामान्यतः रहते हैं ऐसे मरीज। हाँ सर, तो वही उसी को हम लोग मान सकते हैं ना, जैसे कि जो कंडीशंस पेशेंट लेके हमारे पास आते हैं या हम लोग जैसे प्रेगनेंसी में वंध्यत्व के लिए जो चिकित्सा कराते हैं, पेशेंट हमारे पास आते हैं तो पहले उनकी जो कुछ और हिस्ट्री रहती है। इस समय वो पेशेंट एंजियोस्पर्मी करके भी हमारे पास आ सकते हैं, ओलिगोस्पर्मी करके भी आ सकते हैं, स्टेनोस्पर्मी करके भी आ सकते हैं। तो वही उसी को ही इन्होंने अब उसने बताया है कि वहाँ जहाँ शुक्र का तो बात हो रहा है वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम हमें मिल सकती है। इसमें तो ज्यादातर चिकित्सा तो वही रहती है शायद, वातानुलोमन और विरेचन। हाँ सर, स्पेशली अभी भाई हम लोग पढ़ रहे थे तो बलवर्धक आहार विहार देना पड़ेगा और शुक्रवर्धक आहार विहार देना पड़ेगा। हाँ, संयम वगैरह। हाँ, और अगर शुक्र का अवरोध लग रहा है, मानिए ऐसा लग रहा है कि एंजियोस्पर्मिया है और कहीं शुक्र का अवरोध लग रहा है, तो फिर वहाँ हम विरेचन चिकित्सा भी कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू। है ना? जी सर। जी। हेलो मैम, नमस्कार। हाँ मैम, बताइए। नमस्कार। इसमें मैम प्री इजैकुलेशन और जो रहता है इरेक्टल डिसफंक्शन ये भी आ जाएगा केस में? एक्चुअली उन्होंने शुक्रगत बात की बात बताई है मैडम यहाँ पे। तो जैसे उसमें आपकी बात जैसे बता रहे हो कि उन्होंने श्लोक में जो अभी सर ने पढ़ाया है कि वात में जो होता है शुक्रगत वात में शुक्र का श्राव बहुत जल्दी होता है और जब उसका या फिर उसका अवरोध हो जाता है। ठीक है मैम। तो जैसे आपने बताया कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन तो शुक्र का श्राव जल्दी होता है, ये भी बात के ही कारण होगा। तो आप तो सही कह रहे हो कि ये जो है अगर टाइमली इजैकुलेशन नहीं हो रहा है, बिफोर हो जा रहा है या फिर बाद में हो रहा है, तो वो भी जो है शुक्रवात के लक्षणों में आएगा। हाँ, यही पूछना था, ये दोनों भी उसमें आएंगे क्या? आएगा। प्री इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन इसमें। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू अंजना मैम, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है मैम। इसमें जो है ना मैम, मेरी जो एक छोटी सी क्वेरी थी, जैसे मैंने ना पढ़ा था लीन गर्भ, नागोदर और उपविष्टक में जी, इन तीनों में ना एक छोटा छोटा सा डिफरेंस होता है। जैसे लीन गर्भ में तो कोई स्पंदन नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है मैम। एंड नागोदर में क्या होता है, स्पंदन होती है बट ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से उपविष्टक में भी एक छोटा सा डिफरेंस होता है, तो कि शायद स्पंदन होती है, ग्रोथ कुछ ऐसे, मतलब मुझे ना थोड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मुझसे वाइवा में पूछा गया था फाइनल ईयर में। इसीलिए याद है। तो मैम इसीलिए याद है, इसलिए मुझे था कि कुछ डिफरेंस है थोड़ा सा, इसीलिए मैंने डिस्कस किया था मैम। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन। हर साल किसी भी एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर पेपर में रहता है। देखिए मैडम, जो लीन गर्भ बोल रहा है ना, लीन गर्भ में चरक बोल रहे हैं। हाँ जी। यस्या पुनर्गभः प्रसुप्तो न स्पंदते। जो लीन गर्भ है वो फीटस जो होता है वो इनएक्टिव होता है और वो डज नॉट क्वीवर, मतलब वो उसमें क्या है, स्पंदन नहीं होता है। ये लीन गर्भ की परिभाषा बताई गई है। और उसके बाद जो उपविष्टक और उपशुष्कक के बारे में बता रहे हैं, मोटा मोटा सा बता दे रही हूँ, मैंने थोड़ा सा अपनी गायनी वाली बुक खोल ली है इसी बीच में। तो उन्होंने साफ साफ यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्णन आया है कि जैसे हम नागोदर की बात करते हैं तो नागोदर में भी जो चरक बताते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो हमारी पेशेंट है वो जो है फास्टिंग करती हैं या कम खाना खाती हैं या बहुत ज्यादा
फास्ट फूड खाती हैं और जो स्नेह ज्यादा नहीं लेती हैं और वात प्रकोपक आहार विहार को ज्यादा लेती हैं, उनका जो फीटस होता है वो ड्राई मतलब सूख जाता है, ड्राइज अप हो जाता है एंड डज नॉट ग्रो, वो वृद्धि को प्राप्त नहीं करता है। इट स्टेज इनसाइड द यूट्रस फॉर लॉन्ग पीरियड। तो ये जो है वो बहुत ज्यादा लंबा समय तक के लिए यूट्रस में रह जाता है और अस्पंदन से भवती। ये भी बच्चा जो है नागोदर जो है भी उपशुष्क जो है वो नागोदर और उपशुष्क एक तरह से माना है चरक संहिता शारीर में, और ये जो है वो मूवमेंट नहीं करता है। और जैसे आपने बताया कि स्पेशली चरक कहते हैं, तो चरका है स्पेशली नॉट मेंशन द पीरियड ऑफ द गेस्टेशन। नागोदर का जो गेस्टेशन का पीरियड है या जो गर्भ गर्भ कहते हैं ना, गर्भ का समय जो होता है वो गर्भ काल का जो समय है उन्होंने इसको नहीं बताया है। और स्पेशली और लेकिन उन्होंने जो है नागोदर में बोला है कि इज मेंशन्ड आफ्टर इट टेकन फॉर द ग्रांटेड एज ऑकरिंग आफ्टर संजात सारा। दो वर्ड आप लोग सभी जानते होंगे, एक आ रहा है संजात सारा और एक आता है असंजात सारा। मतलब ये होता है कि जो स्टार्टिंग जो टाइम होता है, जैसे गर्भस्राव और गर्भपात को भी डिवाइड किया गया है, तो गर्भस्राव का मतलब होता है कि 3 मंथ तक, है ना, और गर्भपात का मतलब होता है कि जब गुरुता आ जाती है गर्भ में गुरुता जो है वो चतुर्थ मास से ही आती है। तो ऐसे ही ये संजात सार तब मानते हैं जब गर्भ में हृदय की प्राप्ति हो जाती है और गर्भ जो है वो अपने आप में मतलब जिसे कहते हैं स्पंदन करने लगता है। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया है कि अगर नागोदर जो भी कभी डिलीवर होगा तो वो आफ्टर संजात सार ही होगा। ये खासियत हमें यहाँ पर बताई गई है आचार्य चरक के द्वारा। तो ये एक डिफरेंस है। लीन गर्भ में ऐसा उन्होंने नहीं बताया है। लीन गर्भ में उन्होंने कहा है कि गर्भ का प्रस्पंदन नहीं होता है और गर्भ लीन हो जाता है, लेकिन नागोदर में कहा है कि गर्भ जो है वो प्रस्पंदन भी नहीं होता है और गर्भ जो है वो अस्पंदन होता है गर्भ में, और कालम अवशिष्ट मतलब बहुत अधिक काल तक वो गर्भ में रह जाता है और गर्भ वृद्धि न प्राप्त होती परिशुष्कत्वात्, मतलब गर्भ की वृद्धि भी नहीं प्राप्त होती है और गर्भ जो है वो शुष्क हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी जो डिलीवरी होती है वो आफ्टर संजात सार ही होती है, मतलब जब उसका हार्ट अच्छे से जो है काम करने लगता है तब होती है। तो ये इन्होंने इसके बारे में बताया है। बाकी मत तो बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। और जैसे हम उपशुष्कक और उपविष्टक की बात कर रहे थे कि वो उपशुष्कक क्या है, उपशुष्कक के बारे में भी इन्होंने यही बताया है कि जो ये भी जो डेवलप होते हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द तेजा ऑफ द मदर डाइट, मतलब मदर जो होती है वो आग्नेय आहार का सेवन ज्यादा कर लेती है और उसके बाद क्या होता है मैच्योरिटी अचीव्ड आफ्टर इयर्स, काफी समय के बाद उसको मैच्योरिटी मिलती है। या एक वर्ड उन्होंने बोला है आचार्य चरक में, उन्होंने स्पेशली कहा है कालम तिष्ठते अतिमात्रा, मतलब कि प्रोलॉन्ग्ड इंट्रा यूटेराइन स्टे होता है यहाँ पे, और जो बियॉन्ड द नॉर्मल गेस्टेशनल पीरियड। तो इन दोनों में इन्होंने यही बात बता रखी है कि पेशेंट में जो है वो जो है वो बहुत समय तक वो रह जाते हैं और जब तक वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है वहाँ वो गेस्टेशनल पीरियड से ज्यादा रहते हैं। और एक और बात बोलिए कि संपूर्ण गात्रो भवती यदा सा रस भवती, मतलब जब वो संपूर्ण गात्रवान हो जाते हैं और उनमें रस की उत्पत्ति हो जाती है तभी फिर वो जो है प्रसव के लिए उद्युक्त होते हैं या प्रसव में होता है। तो इस तरह से ये बताया है। और जो मेन संबंध स्पंदन और अस्पंदन का ही है यहाँ पे डिफरेंस। तो यहाँ पे लीन गर्भ में क्योंकि लीन गर्भ हो जाता है उसकी ग्रोथ नहीं होती, नागोदर में गर्भ में ग्रोथ होती है लेकिन जो है वो अस्पंदन रहता है उसमें। और इसमें जो है जो हम उपशुष्कक में बताया है कि उसमें स्पंदन भी होता है और ग्रोथ भी कम होती है। ये 3 डिफरेंस अलग अलग। जी मैम, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। यस मैम, अन्ना मैम, स्पंदन भी होता है और ग्रोथ भी होती है, ये किसमें बताया आपने अभी? ये लास्ट वाले में उपविष्टक में। उपविष्टक में जी, अच्छा, मतलब स्लो ग्रोथ है सर, है ना। उन्होंने बताया कि तेजस धातु की वृद्धि हो जाती है, जो आग्नेय गुण वाले प्रधान खाती है जब माता, तो वहां पे क्या होता है कि तेजस की वृद्धि हो जाती है। तो वहां ग्रोथ तो होती है लेकिन बहुत स्लो होती है। और कितने काल तक वो गर्भ रहेगा गर्भाशय में इसका भी उन्होंने वर्णन नहीं बोला है। कालम अवतिष्ठित, मतलब अधिक काल तक वो अतिष्ठित मतलब वहां पे रह जाता है। मतलब वो उपविष्टक में दोनों चीजें होंगी, स्पंदन भी होगा, ग्रोथ भी हो रही है।
ठीक है। हाँ, और इसमें नागोदर में जैसे आपने बताया कि चौथे माह में जब गर्भ जो स्थूल हो जाता है, संजात सार, संजात सार, संजात साल, एक जिसमें वर्ड आया है, हाँ संजात सार करके वर्ड आया है। जिसमें सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत भी मानते हैं कि हृदय की हाँ। उत्पत्ति हो गई, जी। और चरक काश्यप और हारित और इसके बाद अष्टांग संग्रह मानता है तीसरे महीने में ही हृदय की उत्पत्ति हो गई। हाँ, इसमें भी सुश्रुत हाँ भाव थोड़ा का सा। चौथे महीने में, अष्टांग हृदय जो मानते हैं वो मानते हैं कि दूसरे महीने में ही हो गई, है ना। हाँ, तो सही। ये अलग अलग इन्होंने माना है हृदय की उत्पत्ति, लेकिन चलो चौथा महीना एक कॉमन मान लेते हैं कि यहाँ पे हो गई, ठीक है। जी। तो यहाँ पे हृदय की उत्पत्ति जब हुई, तब इसमें जैसे नागोदर में आपने बताया कि हृदय की उत्पत्ति होने के बावजूद भी गर्भ जिंदा भी है, स्पंदन भी नहीं हो रहा। हाँ, वो इसका थोड़ा मतलब सा यही होता है ना जी कि उसमें साफ साफ उन्होंने बोल दिया है कि उसकी जो, जैसे बोलते हैं ना कि आप कहते हो ना नाक की तरह पड़ा रहता है, तो नाक का जी आपने फीचर देखा होगा कि कभी कभी नाक ऐसा पड़ा रहता है जैसे कि मृत पाए होता है, मतलब आप जान ही नहीं पाएंगे, और जब फिर उसको जब लगेगा कि नहीं अब मुझे लेना है, तो फिर जहाँ उसको जब कुछ मिलता है तो फिर वो ग्रहण कर लेता है, उसके बाद फिर वो मृत पाए होके पड़ा हो जाता है। इसलिए उसको खाना खा नागोदर का लेते हैं। उपमा वीक होगी। नाग जो नाग की जीवन शैली है या नाग के बारे में थोड़ी स्टडी की जाए तो वो नागवत पड़ा रहता है, इसलिए उसको नागोदर कहता है कि उदर में वो नागवत की गर्भ पड़ा रहता है। हाँ, नागोदर उपविष्टक में थोड़ा मतलब इसमें अभी टाइम हो गया है, हमें अष्टांग हृदय का पढ़ना है, तो जी अभी सर, सेशन बंद करते हैं, फिर आते हैं। प्रणाम सर जी।